आपका लेक्चर नंबर 2। आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, आज की क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कितने तरीके की वर्ब होती हैं। आज की हमारी जो क्लास होगी, जो लेक्चर नंबर 2 है, उसके अंदर मैं आपको टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में ही बताऊंगी। लेकिन जैसा आपको याद है कि जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप की वर्ब्स होती हैं, तो हमने पढ़ा था 7 टाइप्स की होती हैं। उन 7 टाइप्स की वर्ब में से हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ लिया था। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि नॉन फाइनाइट वर्ब में भी 3 तरीके की वर्ब्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं। एक होती है जेरेंड, ठीक है, एक क्या होती है पार्टिसिपल, और एक होती है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बारे में और डिटेल में हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे, लेकिन अब आज की जो क्लास होगी उसके अंदर बेटा हम पढ़ेंगे प्राइमरी वर्ब के बारे में। प्राइमरी वर्ब क्या होती है, और प्राइमरी वर्ब से पहले मैं आपको बताऊंगी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। आखिरकार ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, आपको मैंने पढ़ाया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सो भाई जो मेन वर्ब होती है वो प्राइमरी वर्ब कहलाती है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब ही होती है, और प्राइमरी वर्ब कौन सी होती है, जो ये मेन वर्ब होती है। अब इनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। वर्ब क्या होता है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको पिछली क्लास में भी लिखवाई थी, इसमें भी मैं लेकर आई हूं, इसलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कोई भी ऐसा वर्ड जो हमें क्या बताए, जो हमें एक्शन, इवेंट और स्टेट के बारे में बताए। ये हमने वर्ब की डेफिनेशन देखी थी। हर एक सेंटेंस में एक वर्ब का होना जरूरी है, तभी उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो पाता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको ये 7 टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में बताया था। मैंने कहा था इन वर्ब्स के और भी पार्ट्स हो सकते हैं, सब पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो उनके अंदर चलते जाएंगे। चलिए, अब आज की क्लास में बारी आई है मेन वर्ब की, मतलब की प्राइमरी वर्ब। मेन वर्ब और प्राइमरी वर्ब, मेन वर्ब को ही प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं, साथ ही साथ प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी वर्ब बोलो, प्रिंसिपल वर्ब बोलो, सब एक ही है, दोनों सब तीनों सेम है। सो अ मेन वर्ब इंक्लूड्स मोस्ट वर्ब्स, सबसे ज्यादा वर्ब्स जो है, मतलब जितनी भी वर्ब्स है उनमें सबसे ज्यादा वर्ब्स मेन वर्ब्स के अंदर आती हैं। इन्हें हम लेक्सिकल वर्ब्स भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एक मेन वर्ब के आपको बहुत सारे नाम समझ में आएंगे, सुनाई देंगे। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि भाई ये प्राइमरी वर्ब क्या होती है, या प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है, या मेन वर्ब क्या होती है, या फिर लेक्सिकल वर्ब क्या होती है। ये सब एक ही क्रिया होती है जिसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, आर दी एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये क्या होते हैं, किसी भी वाक्य के अंदर जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, और जिस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि क्या क्रिया हो रही है, मुख्य, मेन, वो ही हमारी मेन वर्ब कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग टू मार्केट, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया मैंने, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया सिंपल सा, लेकिन आपने देखा मैंने यहां बोला गोइंग। यहां पर गोइंग क्या है, मुख्य क्रिया, मुख्य एक्शन, मेन एक्शन, तो इसीलिए यहां पर गोइंग जो है वो मेन वर्ब कहलाएगी। ठीक है, जो कि गो से बनी है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें मेन वर्ब्स की, तो मेन वर्ब्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज में आती है। कौन कौन सी, एक है ट्रांजिटिव और एक है इंट्रांजिटिव। 2 कैटेगरीज के अंदर फॉल होती है मेन वर्ब। क्या नाम है उन दोनों का, या प्रिंसिपल वर्ब, क्या नाम है उन दोनों ही टाइप के वर्ब्स का, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स भी मेन वर्ब्स होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी मेन वर्ब्स होती हैं, लेकिन इनका डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है इनका डिफरेंस। एक चीज सुनना, जैसे हमने यहां पर देखा आई एम गोइंग टू मार्केट, या दूसरा सेंटेंस हमने देखा डॉग बार्क्स। ठीक है, यहां पर गोइंग के बाद
क्या है? एक ऑब्जेक्ट है मार्केट। लेकिन क्या यहां पर बॉक्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है? कुछ भी दिख रहा है आपको? नहीं। वर्ब के बाद ये खत्म हो गया। मतलब कि ये जो क्रिया हो रही थी, इसका प्रभाव, इसका एम्फेसिस, इसका मतलब कि हम बोलते ना कि इस चीज का प्रभाव किस चीज के ऊपर पड़ रहा है, तो वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ रहा है। कि भौंक कौन रहा है? भौंक कुत्ता रहा है ना, डॉग भौंक रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहां पर जो है वो बोल रहा है मैं कहां जा रहा हूं? भाई मैं मार्केट जा रहा हूं। तो जाने का प्रभाव किस पर हो रहा है? मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। तो यहां पर इस वाले सेंटेंस में ये जो गोइंग वर्ब है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे ही सेंटेंस में बॉक्स के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। बस ये ही डिफरेंस होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। समझिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेती हैं। मतलब कि किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या वो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो क्या कहलाता है? वो एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राम ईट्स फूड। ईट्स यहां पर एक वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है? ईट्स के बाद ऑब्जेक्ट है हमारा फूड। तो यहां पर फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो ये वर्ब कौन सी होगी? ट्रांजिटिव। लेकिन अगर यही सेंटेंस होता राम ईट्स, तो यहां पर इस सेंटेंस में ईट्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस में ये ईट्स वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव हो जाती। इसी सेंटेंस में ये जो ईट्स वर्ब है ये क्या हो जाती? इंट्रांजिटिव। तो मेरी बात आप ध्यान से कान खोलकर सुनिए कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो मेन वर्ब होती हैं, सबसे ज्यादा वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब के अंदर फॉल करती हैं। इन्हें हम लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, प्राइमरी वर्ब्स भी बोलते हैं। जब इसकी कैटेगराइजेशन, इसकी क्लासिफिकेशन जो होती है वो दो तरीके से, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होंगी? जब एक सेंटेंस के अंदर उस वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव कहलाएगी। अगर एक सेंटेंस के अंदर उस वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ये बात यहां पर हमें क्लियर हो गई या नहीं हुई? हो गई बढ़िया तरीके से। इसमें अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, जैसे राज इज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर जो प्ले वर्ब है इसका एक ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो ये किसके अंदर फॉल कर रहा है? ये किसके अंदर फॉल कर रहा है? इसके पास एक ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो ये क्या कहलाएगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो यहां पर प्लेइंग जो है वो क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। हुई या नहीं हुई? सोचिए जल्दी से। हो गई, क्योंकि हमारे पास यहां पर इसका एक ऑब्जेक्ट जो है वो दिया गया है। क्लियर? अब इंट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपको बता दिया कि वो वर्ब्स होते हैं विच डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। किस चीज के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती? उन्हें जरूरत नहीं होती अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, मतलब उनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो वो क्या कहलाती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे द डॉग बार्क्स, तो यहां पर बार्क्स जो है उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब क्या कहलाएंगी? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगे। और मेन वर्ब्स तो है ही ये सेंटेंस की। क्या ये सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं है? है। जैसे राज इज प्लेइंग, राज क्या कर रहा है? खेल रहा है। प्लेइंग जो है वो क्या कहलाएगी? एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेइंग के बाद नहीं है, और ये एक्शन वर्ब है या नहीं है ये? एंड द रिजल्ट ऑफ द एक्शन प्लेइंग, इस प्लेइंग का जो रिजल्ट है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? राज के ऊपर, कि राज खेल रहा है। गोज टू दी डूअर और दी सब्जेक्ट, दैट्स वाई राज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो प्लेइंग यहां पर एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई हमें। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं।
ये हमने बात की मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है, वो जो भी एक्शन हो रहा है सेंटेंस के अंदर वो हमें बताती है। ज्यादातर सेंटेंसेस में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि अगर इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है, दो कैटेगरीज में फॉल करती है, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव टेक्स एन ऑब्जेक्ट विद इट, intransitive doesn't take an object with it। अब देखना ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है। आपने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब नाम बहुत कॉमनली सुने होंगे, लेकिन एक ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? आपने हेल्पिंग वर्ब नाम सुना है ना, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब नाम सुना है ना आपने, सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया क्या काम करती है, क्या होती है? वो हमें टेंस के बारे में बताती है, जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, बताते हैं ना ये हमें किसके बारे में बताते हैं? हमें टेंस के बारे में बताते हैं कि भाई किस समय में काम हो रहा है। मूड के बारे में बताते हैं और वॉइस के बारे में। अब टेंस के बारे में बताते हैं, ये तो आप सभी को पता था। मूड के बारे में कैसे बताते हैं और वॉइस के बारे में कैसे बताते हैं? अगर आप एक्टिव और पैसिव पढ़ा होगा पहले, अगर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाली क्लासेस में जब आप पढ़ेंगे तो ये वाली चीज आपको बहुत बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझना मेरी बात। जो सबसे मुख्य ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? टू बी, टू हैव और टू डू। जो मुख्य ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? टू बी, टू हैव और टू डू। ये मुख्य ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। अब टू बी जो है वो किस तरीके से दिखाई देगी आपको सेंटेंसेस में? टू बी वर्ब्स के अंदर आता है एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, विल बी। सेंटेंस में अगर इज, एम, आर आ रहा है, वॉज, वर आ रहा है, बीइंग, बीन या विल बी आ रहा है, तो ये टू बी वर्ब्स है। अगर हैज, हैव, हैड, हैविंग और विल हैव आ रहा है तो ये टू हैव वर्ब्स है। अगर डज, डू, डिड और विल डू आ रहा है तो ये टू डू वर्ब्स है। ठीक है, और ये सभी क्या कहलाती हैं? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ये तो मुख्य ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मतलब कि मुख्य हेल्पिंग वर्ब्स है जिनका इस्तेमाल हम करते हुए आपने देखा होगा। ठीक है, कई सेंटेंसेस में यूज होती है ये। अब ये टेंस, मूड और साथ ही साथ वॉइस को कैसे एक्सप्रेस करती है? ये वाली जो वर्ब्स हैं ये वॉइस, मूड और टेंस को कैसे एक्सप्रेस करती है समझना। सेंटेंस में हमें पता कैसे चलेगा? देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इन एग्जांपल में जो मेन वर्ब्स हैं वो बोल्ड में दी हुई हैं। ठीक है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो ये हैं। यहां पर आपको हाईलाइटेड दिख नहीं रही है, हाईलाइट किया गया था मैंने। जैसे शी वॉज वेटिंग फॉर एन आवर, she was waiting for an hour, she is waiting in the hall, she will be waiting outside। अब यहां पर in each of these examples the auxiliary verbs to be helps to form the progressive tense। अब यहां पर was, is और will be क्या मदद कर रहे हैं? एक प्रोग्रेसिव टेंस बनाने में मदद कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव टेंस मतलब कि कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में। वॉज, वर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, इज, एम, आर कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, विल बी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है या नहीं होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सो अगर आप बात करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें क्या लगता है? इज, एम, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपने देखा हर एक कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। वॉज, वर यूज हम इसमें करते हैं तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं विल, शैल का यूज होता है प्लस बी, तो वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है वो जरूर लगता है ना। तो ये टेंस क्या कहलाते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। इनसे हमें पता चलता है कार्य के लगातार होने का, कि भाई जो भी काम हो रहा है ना वो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। यहां पर भी ये जो हमारी वर्ब्स थी, टू बी वर्ब्स जो थी, कौन सी वर्ब्स जो थी यहां पर हमने पढ़ा था ना? टू बी, टू हैव और टू डू।
तो ये वाली जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स थी यहां पर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें बताया कि प्रोग्रेसिव टेंस हम इनसे बना सकते हैं। अगर हम इस लगा रहे हैं, ये एक प्रोग्रेसिव टेंस है, एम लगा रहे हैं प्रोग्रेसिव टेंस है, वॉज लगा रहे हैं प्रोग्रेसिव टेंस है, विल भी लगा रहे हैं प्रोग्रेसिव टेंस है। हमें कैसे पता चला वेट के साथ आईएनजी लगाना है? क्योंकि यहां पर वॉज लगा था। यहां पर हमें कैसे पता चला? क्योंकि इज लगा हुआ था। यहां पर कैसे पता चला? क्योंकि विल भी लगा हुआ था। और मैंने बताया आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, प्रत्येक एग्जाम्पल्स में जो ऑक्सिलरी वर्ब है टू बी, वो हेल्प कर रही है क्या बनाने में? टू फॉर्म द प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस बनाने में, विच इज द टेंस यूज फॉर ऑनगोइंग एक्शन, जो एक ऐसा टेंस है जो ऑनगोइंग एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। ऑनगोइंग एक्शंस के लिए मतलब कोई भी कार्य जो लगातार चल रहा है, ठीक है। लाइक शी वॉज वेटिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से इंतजार कर रही थी। शी इज वेटिंग इन द हॉल, वो हॉल में इंतजार कर रही है। शी विल बी वेटिंग आउटसाइड, वो बाहर इंतजार कर रही होगी, ठीक है। ये हमने देखा कौन से वर्ब्स होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमें टेंस बताते हैं, किस तरीके से हमें टेंस बताते हैं। शी हैड ड्रंक इट बिफोर वी अराइव्ड। अब यहां पर देखो, हैड, हैज और विल हैव, हैड, हैज और विल हैव का यहां पर यूज किया हुआ है। सो इन एग्जांपल्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स टू हैव का यूज है। यहां पर देखा ना, यहां पर टू बी का यूज था। टू बी का यूज कैसे था? क्योंकि इज, वॉज, वर और विल बी लगा हुआ था, तो ये टू बी वर्ब्स में थी। अब बारी आ गई है हैड, हैज और विल हैव की। ये किसके अंदर आते हैं? टू हैव के अंदर आते हैं। टू हैव ने हमारी क्या मदद की? हैड, हैज और विल हैव ने हमारी क्या मदद की? परफेक्ट टेंस बनाने में। और परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है? एक्सप्रेस करता है कि कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है, राइट। अब आपको पता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों में ही क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां आपने देखा हैड, हैज और विल हैव, तीनों में क्या लगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनकी मदद से हमें क्या पता चला? इनकी मदद से हमें ये पता चला कि कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पता चलेगा। तो यहां पर टू हैव वर्ब्स जो हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हमें क्या बता रही हैं? काम के कंप्लीशन के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। She had been studying before the incident. She has been studying or she will have been studying for a month at that point. She had been studying before the incident. यहां पर had been आया, has been आया और will have आया। ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये हो गई, यहां पर लिखा हुआ था ना, each of the following example the auxiliary verbs has and been help to form the, has and been। अगर यहां पर आप देखोगे कि हैज यूज किया गया है, बीन यूज किया गया है ना, किस चीज के लिए किया गया है? क्या एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है? समझना, इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, प्रत्येक उदाहरण के अंदर जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैव और बीन, ये क्या मदद कर रहे हैं? ये मदद कर रहे हैं टू फॉर्म द परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, शी हैड बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे बनता है? हैड बीन, हैज बीन, विल हैव बीन, यही तो यूज करते हैं हम, यही यूज करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जब मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहां पर भी वही बना हुआ है। ये हमें किस बारे में बताता है? ये हमें बताता है टू फॉर्म द परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इससे हम परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, विच इज द टेंस यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग एन ऑनगोइंग एक्शंस कंप्लीशन।
कि ये जो टेंस होता है ये हमें किसके बारे में बताता है कि कोई एक एक्शन जो लगातार चल रहा है और वो खत्म कब होगा, ठीक है, उसके खत्म होने की अवधि भी बताता है। जैसे हम प्रेजेंट में तो नहीं बोल सकते, हम प्रेजेंट में बोलते हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हमें पता है कि वो एक्शन कब से चल रहा है, राइट। पास्ट में वो 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो हमें पता है कि वो कितनी देर में काम खत्म हुआ। वो 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो हमें ये पता है कि भाई इतना टाइम जो है उस काम को होने में लगेगा, राइट। तो यहां पर हैड बीन, हैज बीन, विल हैव बीन का यूज किस लिए हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब यहां पर ये था कि जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ये हमें एक्सप्रेस करती हैं टेंस के बारे में। टेंस के बारे में कैसे एक्सप्रेस करती हैं, अगर हम देखें टू बी, टू हैव और टू डू वर्ब्स जो होती हैं, ये कैसे टेंस बताती हैं। टू बी वर्ब्स हमें प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बता रही थी, ठीक है। ये वाली टू हैव वर्ब्स हमें किसी भी काम के खत्म होने के बारे में बता रही थी, और हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन हमें किसी भी ऑनगोइंग एक्शन के कंप्लीशन के बारे में बता रही थी कि कितनी देर में कंप्लीट होगा, या हुआ था, या हुआ होगा, ठीक है। ये अभी ना आप समझ रहे होंगे कि मैम ये कितनी सारी चीजें आप हमें बता रहे हो, इनकी हेल्प आपको कहां मिलेगी। आपके सामने अगर कोई भी सवाल रखा होगा तो आपको उसमें पता होगा कि ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, ये फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पर किस चीज का काम कर रही है। तो फिर अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए आता है एग्जाम के अंदर, या फिर क्या आता है कि भाई आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको जेरेंड फाइंड आउट करना है, आपको पार्टिसिपल फाइंड आउट करना है, आपको टू इन्फिनिटिव्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है ये सब चीजें क्या होती हैं, तो फिर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, अब वॉइस में कैसे एक्सप्रेस करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वॉइस में भी तो होता है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। आमतौर पर जो भी हम वाक्य बोलते हैं वो एक्टिव वॉइस के अंदर होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो डोमिनेट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे समझना, यहां पर कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो वॉइस एक्सप्रेस करेंगे, जैसे आवर डेजर्ट वॉज ईटन बाय द डॉग। तो यहां पर हमारा डेजर्ट ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ सब्जेक्ट की जगह है, वॉज वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। बाय द डॉग, डॉग के द्वारा, तो यहां पर ये सब्जेक्ट है जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह। यही होता है ना पैसिव फॉर्म, यही होता है। अब आवर डेजर्ट वॉज ईटन बाय द डॉग, यहां पर हमने वॉइस देखा कि हमें जब ईटन दिखा वॉज के साथ, क्या दिखा हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी वॉज के साथ, वरना वॉज वर्ब के साथ तो क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन यहां वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई थी। दैट मीन्स यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो पैसिव है, पैसिवली काम कर रहा है। The geese are driven through the snickets. The geese are driven through the snickets. अब यहाँ पे जो geese है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन लिखे हुए सब्जेक्ट की जगह है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ये हेल्पिंग वर्ब है। थ्रू दी स्निकेट्स, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है, ये पैसिव फॉर्म में है। द फोन विल बी डिस्कनेक्टेड टुमारो। अब देखना, इन एग्जाम्पल्स में जो ऑक्सिलरी वर्ब टू बी था वो क्या हेल्प कर रहा है, जैसे वॉज, आर और विल बी, ये टू बी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ये हेल्प कर रहे हैं किस चीज के अंदर, पैसिव वॉइस बनाने में। इनके बाद हमने थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर लग रहा है तो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ड लगता है। इस तरीके से होता है ना, अगर एक्टिव वॉइस में इज एम आर लग रहा है, पैसिव वॉइस में वॉज वर्ड लगता है। समझ में आया? अब वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। एक वर्ब कब पैसिव वॉइस में कहलाती है, एक वर्ब पैसिव वॉइस में तब कहलाती है व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन, जब वो सब्जेक्ट जो है उसका वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता। आवर डेजर्ट वॉज ईटन बाय द डॉग, यहां पर देखो
है तो ये ऑब्जेक्ट ही, लेकिन ये लिखा हुआ सब्जेक्ट की जगह, तो जो सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। The geese are driven through the snickets, यहां पर लिखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है ये लिखा हुआ सब्जेक्ट की जगह है, लेकिन ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा ना। तो a verb is said to be in passive voice, एक verb passive voice में कब कहलाता है, जब सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, does not perform the action, वो एक्शन परफॉर्म ना करे verb का, but has the action done to it, लेकिन उसके ऊपर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, उसके ऊपर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। अभी केवल आपको इतना समझना है कि वर्ब जो है किस तरीके से वॉइस के बारे में भी हमें बताता है। तो यहां पर ये जो वर्ब है ये हमें किन के बारे में बता रहा है, वॉइस के बारे में बता रहा है, क्योंकि इन सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा, बल्कि वर्ब का जो प्रभाव है वो उसके ऊपर पड़ रहा है। और मेनली क्या होता है, वर्ब का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, लेकिन क्योंकि वो यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह रखा हुआ है इसीलिए वर्ब का प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, अदरवाइज वो एक्शन नहीं कर रहा। नॉर्मल सेंटेंसेस में कौन एक्शन करता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है। ठीक है, अब मूड कैसे एक्सप्रेस करेगा, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो मूड कैसे एक्सप्रेस करेगा, तो देखो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स यूजिंग बीइंग यूज्ड टू एक्सप्रेस मूड। मूड कैसे, डिड यू विन, डिड यू विन, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब टू डू, क्योंकि डिड यूज हुआ है ना, ये किसमें आता है, टू डू ऑक्सिलरी वर्ब में। यहां पर जो ऑक्सिलरी वर्ब टू डू है इसका इस्तेमाल किया गया है इंटेरोगेटिव मूड बनाने में, प्रश्न सूचक मूड बनाने। वो पूछा ना क्या तुम जीते, यहां पर डिड का यूज इंटेरोगेटिव मूड बनाने के लिए किया गया है, टू आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछने के लिए। डोंट फॉरगेट योर वॉलेट, यहां पर जो डू नॉट का यूज किया गया है टू डू अपने नेगेटिव फॉर्म में किया गया है ना, डू के साथ नॉट लगाया, वो नेगेटिव फॉर्म में किया गया है। ये यहां पर किस लिए किया गया है, इंपैरेटिव मूड दर्शाने के लिए। इंपैरेटिव मतलब कोई ऑर्डर देना, यहां पे उसने ऑर्डर क्या दिया है कि अपना वॉलेट मत भूलना, डू नॉट फॉरगेट योर वॉलेट, की अपना वॉलेट मत भूलना, राइट। तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब टू डू जो है वो नेगेटिव फॉर्म में यूज की गई है, डू नॉट यूज किया गया है, राइट। और यहां पर ये इंपैरेटिव फॉर्म में यूज किया गया है, मतलब कि ऑर्डर देने के लिए। डू नॉट, यहां पर बोला गया ना डू नॉट, मत भूलना, फॉरगेट योर वॉलेट, मत भूलना अपना वॉलेट। तो यहां पर डू नॉट का यूज एक ऑर्डर देने के लिए किया गया। ऊपर वाले सेंटेंस में डिड का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये टेंसेस में कैसे हेल्प करता है, वॉइस में कैसे करता है और मूड में कैसे करता है, ये आपने देखा ना। ये अब कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूं, कहां यूज होंगे इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए डरना नहीं है, केवल अभी समझना है। ठीक है, अब बारी आती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब तो हमने देख लिया, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हमने जान लिया, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जैसे जितने भी मॉडल्स होते हैं ना उनके बारे में हम डिटेल में प्रॉपर एक मॉडल्स की क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि हम अभी वर्ब पढ़ रहे हैं इसीलिए हमें इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। कैसे, अब हमें ये तो पता चल गया पहले ही कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो टेंसेस, मूड्स और वॉइसेस जो होते हैं वर्ब्स के, उन्हें एक्सप्रेस करने के काम आता है, उन्हें बनाने के काम आता है। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो क्या काम आते हैं, ये स्पेसिफिकली मूड को इफेक्ट करते हैं, वर्ब के, स्पेसिफिकली वर्ब के मूड को इफेक्ट करते हैं। याद रखना कि जो वर्ब मूड है इज अबाउट द एटीट्यूड, ये किसके बारे में है, एटीट्यूड in which the action or state is expressed as a statement of fact or opinion, as a wish, as a possibility, as a command. Models क्या होते हैं, can, could, may, might, ought to, must, इनके बारे में सुना होगा। can, could, may, might,
इनके बारे में सुना होगा आपने। ये बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है? ये हमें कोई भी तथ्य के बारे में बताएंगे, कोई भी ओपिनियन के बारे में बताएंगे, कोई भी इच्छा के बारे में बताएंगे, कोई भी पॉसिबिलिटी के बारे में बताएंगे, कोई भी कमांड के बारे में बताएंगे। तो ये वाली जो वर्ब होती है ये क्या करती है? मूड के बारे में बताती है। वर्ब के मूड के बारे में इफेक्ट करती है ज्यादा। समझना, जैसे कैन, विल, शैल, मे, कोड, वुड, शुड, माइट, मस्ट, ऐसे बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना। जैसे अगर हम देखें, 2-3 और मेन चीजें मैं इसके बारे में बताती हूं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे यहां पर एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं होगा। दे डू नॉट हैव द 5 फॉर्म्स, और उनकी कोई 5 फॉर्म्स भी नहीं होती है। जैसे हमारी मेन वर्ब की तो 5 फॉर्म्स होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म होती है या नहीं होती है? होती है, ठीक है। जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, ये फोर्थ फॉर्म हो जाती है। तो कह रहे इनकी कोई भी फॉर्म्स नहीं होती है। कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, ठीक है, ये सब किस तरीके से यूज होते हैं? ये अपने इसी फॉर्म में यूज होते हैं। ये कभी भी मेन वर्ब की जगह यूज नहीं होंगे। While other auxiliary verbs, जैसे कि बाकी की जो auxiliary verbs है, जैसे to be या फिर have, can be used as a main verb. इन्हें हम बहुत सी बार main verb की तरह यूज कर लेते हैं। And have the 5 forms, उनकी 5 forms भी होती हैं। लेकिन ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है इनकी कोई 5 फॉर्म्स नहीं होती, ठीक है। समझना, I can run a mile in 8 minutes, मैं दौड़ सकता हूं 1 मील 8 घंटे में। तो उसने एक ये पॉसिबिलिटी, एक फैक्ट बताया, और यहां पर हमने कैन रन यूज किया। तो रन के साथ हमने एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगाई। इसकी कोई भी फॉर्म नहीं होती है, ये कैन की तरह ही यूज होगा, ये बदलता नहीं है। और यहां पर कैन किस लिए बताया गया है? कोई भी फैक्ट या पॉसिबिलिटी बताने के लिए। वैसे ही यू मस्ट क्लीन योर प्लेट बिफोर यू हैव डिजर्ट, आपको अपनी प्लेट क्लीन करनी चाहिए डिजर्ट खाने से पहले। मस्ट लिखा है, मेन वर्ब क्लीन से पहले मस्ट लिखा है। तो मस्ट यहां पर क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन यहां पर क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मस्ट यहां पर क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। आई माइट गो टू द पार्क आफ्टर स्कूल टुडे, मैं शायद आज पार्क जाऊं स्कूल के बाद। यहां पर जो मस्ट था ये एक कमांड बता रहा था। यहां पर जो मस्ट था ये एक कमांड बता रहा था, जबकि यहां जो माइट है वो क्या बता रहा है? एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि यार मैं जा भी सकता हूं और मैं नहीं भी जा सकता, ठीक है। इट वुड बी नाइस इफ अ रेनबो अपीयर्ड, वुड बी, अगेन वुड बी क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये हमें क्या बता रहा है? कोई भी विश बता रहा है कि यार अच्छा होगा अगर बारिश के बाद रेनबो आ जाए, तो अच्छा होगा अगर एक रेनबो दिखाई दे जाए। तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है? एक विश के बारे में। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो हमें कमांड, पॉसिबिलिटी, फैक्ट, विश, इनके बारे में बताती हैं वर्ब की। तो वो बताइए हमें वर्ब के मूड के बारे में ही रही है, ठीक है। जैसे ग्रैंडमा कुड अराइव एनी मिनट, ग्रैंडमा किसी भी समय आ सकती है। कुड यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यू शुड ट्राई सम ऑफ दिस स्पेगेटी, स्पेगेटी क्या होती है? पास्ता टाइप होता है। तो कह रहे हैं तुम्हें करना चाहिए ट्राई। यहां पर क्या करें? कोई एक स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन है, मतलब कि राय दी जा रही है कि अरे यार तेरे को ना ये चीज ट्राई करनी चाहिए। यहां पर क्या दी जा रही है? राय दी जा रही है। विल यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? यहां पर विल जो है वो एक विश और पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है। तो जहां पर भी विश, पॉसिबिलिटी, ओपिनियन, स्टेटमेंट, फैक्ट, इस तरीके की चीजें आ जाए, वहां पर क्या होता है? वहां पर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, वुड बी, शुड, इनका यूज होता है। और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इनके कोई भी 5 फॉर्म नहीं होते, इनका एक ही फॉर्म होता है, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को? एक चीज आपने और नोटिस की होगी,
हर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। हर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर रहे हो सेंटेंस के अंदर, तो आप मेन वर्ब की बेस फॉर्म लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे, वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें भी देखो कुड के बाद अराइव, शुड के बाद ट्राई, विल यू गिव, गिव आ रहा है वर्ब की, सब जगह आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। क्लियर हो गई ये बात? हो गई। यू शुड अटेंड द क्लास रेगुलरली। और एग्जाम्पल्स, जॉनी शुड अबाइड बाय हिज प्रॉमिस। सी, अटेंड, अबाइड, गो, वर्क, वियर, सब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां पर लिख लो कि भाई ऑक्सिलरी को ऑक्सी लिख रही हूं मैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। ठीक है, हर जगह रखी हुई है। जॉनी शुड अबाइड बाय हिज प्रॉमिस, दे शुड गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, पीपल शुड वर्क सिंसियरली, यू शुड वियर अ हेलमेट। राइट? आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई। अब आज की क्लास में हमने मेन वर्ब और मेन वर्ब के जो भी क्लासिफिकेशन थे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के अलावा हमने देखे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफरेंस था, एक ऑब्जेक्ट लेता है, एक ऑब्जेक्ट नहीं लेता। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेता, ये डिफरेंस हमने जाना। उसके बाद हमने जाना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का क्या कनेक्शन होता है। तो हमने जाना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं सेंटेंस के अंदर, ये सेंटेंस का मूड, सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसका मूड बताते हैं। अब वो अलग अलग तरीके से कि भाई विश बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, फैक्ट बता रहा है, ओपिनियन बता रहा है, ऐसे वो अलग अलग होते हैं। फिर हमने जाना मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगी उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंफिनिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इंफिनिटिव्स के बारे में। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पॉइंट आउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड जेरेंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड फाइंड आउट करना है। सो सी, वी आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। फाइटिंग यहां पर क्या है? पार्टिसिपल है, जेरेंड है, टू इंफिनिटिव है या फिर नन, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टीच मी पेंटिंग। जेरेंड कौन सा है? पेंटिंग है, टीच है, यू है या मी है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइटिंग यहां पर क्या है? एक पार्टिसिपल है क्योंकि ये वर्ब की तरह काम कर रहे हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहां पर लगा हुआ है। लगा हुआ है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आता है। ये 3 तरीके की होती है, जेरेंड होता है और पार्टिसिपल होता है और इंफिनिटिव्स होते हैं। तो पार्टिसिपल में भी 2 टाइप हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर ये किसकी तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है और उसके साथ आईएनजी लगाया हुआ है। तो वर्ब की फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो पार्टिसिपल कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसीलिए फाइटिंग यहाँ पार्टिसिपल है, नाउन की तरह काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। कैन यू टीच मी पेंटिंग, क्या तुम मुझे पेंटिंग सिखा सकते हो? तो सी, यहाँ पर पेंटिंग जो है वो नाउन की तरह काम कर रहा है और आईएनजी लगा हुआ है। सो वर्ब की ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही जवाब होगा। ये एक जेरेंड है। आज हमने टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ा।